Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Today is 1st January 2024 and like every day मैं हूँ आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स लेकर। लेकिन सबसे पहले आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। मे द न्यू ईयर ब्रिंग्स यू एंड योर फैमिली abundant joy, love and success. The first topic of today is European Bank for Reconstruction and Development EBRD। तो EBRD अभी हाल ही में न्यूज में है बिकॉज ये जो EBRD बैंक है इसने अप्रूव किया है 4 बिलियन यूरो कैपिटल इंक्रीज दैट विल इनेबल द बैंक टू डबल इट्स यूक्रेन इन्वेस्टमेंट्स। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम देखें तो ये जो EBRD है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसने यूक्रेन को फिनेंशियली बहुत अधिक सपोर्ट किया है। इवन इन 2022-23 में भी अगर हम देखें तो 2.5 बिलियन यूरो से इसने यूक्रेन को हेल्प किया था। और ये जो 4 बिलियन यूरो कैपिटल अप्रूव हुआ है तो इससे भी यूक्रेन में रीडेवलपमेंट के काम बहुत ही अधिक एक्सेलरेट हो पाएंगे। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मैंडेट है टू प्रमोट ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल ओपन मार्केट इकोनॉमी एंड टू फोस्टर इनोवेशन। बीआरडी को इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1991 में। इसका पर्पज़ क्या था आप सबको पता होना चाहिए कि 1990 आते आते क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होकर के बहुत सारे कंट्री इससे टूट कर निकले थे। और जो भी कंट्री टूट कर निकले थे तो वो देखो, पहले तो वो कम्युनिस्ट थे और अभी टूट कर निकले ही थे तो वो भी कंफ्यूज थे कि आगे का उनका क्या रहेगा रास्ता। वो कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे या डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तो ईबीआरडी का एक सबसे बड़ा पर्पज़ था कि जो भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अभी डिसइंटीग्रेट हुए हैं सोवियत यूनियन से, वहाँ पर उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराया जाए, वहाँ से ज़्यादा वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए, उसमें हेल्प किया जाए और हेल्प करते हुए उनको डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन कराया जाए। यानी कि जो भी एक्स सोवियत कंट्रीज अभी नए नए बने हैं वहाँ डेमोक्रेसी लाया जाए, ये ईबीआरडी का सबसे बड़ा गोल था। बाय डेवलपिंग फ्री मार्केट इकोनॉमीज, और वहाँ फ्री मार्केट इकोनॉमी भी लाया जाए। देखिए, आप सब इसको समझें थोड़ा सा कि आखिर यूएसए या फिर यूके क्यों चाहता था कि जो एक्स सोवियत कंट्रीज है वहाँ पर कम्युनिज्म आए। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो चाइना है वहाँ कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म होने के बाद आप देख पाएंगे कि वहाँ कोई भी बाहर का कंपनी, जो यूरोपियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, वो चाइना में जाकर के ठीक ठाक बिजनेस नहीं कर पाता है। कुछ ही दिन बिजनेस करता है, पता चलता है कि एप्पल के लैपटॉप के जैसा दूसरा लैपटॉप एमआई ने निकाल दिया है। ठीक है, एप्पल अपना फ़ोन बनाने के लिए गया, पता चला वहाँ पर ओप्पो निकल गया है जो कि एप्पल के जैसा है। तो बहुत मुश्किल है उन लोगों से भिड़ पाना, उन लोगों से बिजनेस में उनको हरा पाना। जहाँ पर कम्युनिज्म है वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ उनकी दाल नहीं गलती है। लेकिन इंडिया, जहाँ की इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो वहाँ इंडिया में वो लोग आकर के अपना बहुत ही अच्छे से सामान बेच कर चले जाते हैं और हम उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर, हमारा जो कॉपीराइट लॉ है, पेटेंट लॉ है, वो सब कुछ एज ए डेमोक्रेसी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है और हम लोग उसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सारी बातों को आप अगर ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, यूएसए का जो पावर है, वो सब चाहेगा कि डेमोक्रेसी हर जगह दुनिया में हो और ओपन मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी हर जगह हो, ताकि उनके कंपनी आकर अच्छे से बिजनेस कर पाएँ। तो ये एक उनका पर्पस था ईबीआरडे को इस्टेब्लिश करने का। लेकिन साथ साथ देखो, जो नए नए कंट्रीज़ थे, एक्स सोवियत कंट्रीज़ थे, उनका कुछ डेवलपमेंट का भी वर्क हो गया इसी बहाने। हेडक्वार्टर लंदन में है ईबीआरडी का ऑब्वियसली, और ये फिनेंस करता है मेनली प्राइवेट इंटरप्राइजेज को। ठीक है, यूजुअली टुगेदर विद अदर कमर्शियल लेंडिंग पार्टनर्स हो तो फिर वो अच्छे से फिनेंस करता है। कंट्रीज दैट आर कमिटेड टू एंड अप्लाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वहाँ भी ये लेंडिंग करता है अपना। इट ऑल्सो वर्क्स विद पब्लिक पार्टनर्स टू सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। 72 कंट्रीज हैं इनके मेंबर्स। ईबीआरडी के मेंबर अगर बात करें तो 72 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी इनके मेंबर ही कहलाते हैं। ईच शेयर होल्डर इज रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द ईबीआरडी, which has overall authority over bank and is responsible for approving its overall strategic direction. India became the EBRD's 69th shareholder when it joined the bank in July 2018. So this was some facts about EBRD because it was in news.
ओके, इशू क्या था वो तो सबसे पहले आपको बता ही दिया गया है। रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST was in news because after its first full calendar year of operation, astronomers are using the James Webb Space Telescope to look for life on thousands of newly discovered planets. करीब 1 साल से अधिक का समय इसने स्पेस में बिता लिया है। 17 महीने इसे हो गए हैं इसके सर्विस को शुरू हुए 17 महीने अब तक में बीत चुके हैं। इन 17 महीनों में इसने करीब 1000 से भी अधिक प्लैनेट्स के बारे में बताया है, प्लैनेट्स को डिस्कवर करके हम ह्यूमन बींग्स को बताया है। बहुत सारे नए स्टार्स, सुपरनोवा और पल्सर्स, न जाने क्या क्या स्पेस के कई सारे मिस्ट्रीज को खोलता हुआ ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसने अर्थ पर साइंटिस्ट्स को भेजा है। तो अब साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए हैं कि ये जो हज़ारों नए नए प्लैनेट्स को ढूंढा गया है, क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्या वहाँ पर लाइफ है पहले से, या वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ वहाँ पर है पहले से या नहीं है। तो ये सारी बातों पर अब रिसर्च होना शुरू हो चुका है। तो पूरा का पूरा जो साल रहा, इसकी ऑपरेशन शुरू होती है जुलाई 12, 2022 से, अबाउट 17 मंथ्स को, और इसको ये लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 में। और रॉकेट कौन सा था इसे स्पेस में पहुंचाने वाला? एरियन 5 ECA। लॉन्च साइट सेंट्रल स्पेसियल ग्वेवांस ELA 3। तो इस तरह से ढेर सारे कोऑर्डिनेट्स भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। हमें क्या जानना है? हमें JWST के बारे में डिटेल इतना जान लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वॉज बिल्ट इन कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, ESA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी तीनों मिलकर JWST को बनाया गया था, तीनों ने मिलकर बनाया था। लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप टू डेट। अब तक का ये सबसे बड़ा है। इससे पहले हुआ करता था हबल टेलीस्कोप, जिसे रिप्लेस करके इसे इंस्टॉल किया गया है इसके जगह पर स्पेस में। इट ऑर्बिट्स अराउंड अ पॉइंट इन स्पेस कॉल्ड द L2 लैग्रेंज पॉइंट। तो ये L2 लैग्रेंज पॉइंट में मूव करता है, एक ग्रेविटेशनली स्टेबल लोकेशन इन स्पेस। तो इससे बारे में, ये L2 लैग्रेंज पॉइंट के बारे में मैंने बताया था आपको पहले कि सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ दोनों का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल फोर्स लगाता है, कुछ उस तरह की बातें होती है। तो उसी को L2 पॉइंट कहा जाता है। तो वहाँ इसे फिक्स किया गया है approximately 1.5 million kilometer beyond Earth's orbit, and is one of the 5 points in the orbital plane of the Earth-Sun system. It will focus on 4 main areas. इसका फोकस एरिया क्या क्या रहेगा? फर्स्ट, लाइट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का पहला लाइट कौन सा है? क्योंकि उससे बहुत सारे मिस्ट्री यूनिवर्स के खुलने वाले हैं। द असेंबली ऑफ गैलेक्सीज इन द अर्ली यूनिवर्स। यूनिवर्स जब शुरू हुआ था, जब पार्टिकल्स बनना शुरू हुए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, तो उसके बाद किस तरह से पहला गैलेक्सी का असेंबली हो पाया था, इसकी अब इस बात का स्टडी करना, ये भी इसका एक पर्पज है। द बर्थ ऑफ स्टार्स, स्टार्स किस तरह से जन्म हुआ स्टार का, और प्रोटो प्लानिटरी सिस्टम्स एंड प्लैनेट्स, इन सारी बातों का स्टडी करना, इनका पता लगाना, यही इस JWST का मेन काम है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसमें? तो FGS, निरिस, MIRI एंड NIRCAM। इसके बारे में डिटेल जब मैं लेक्चर बनाऊंगा प्रॉपरली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टारगेट करता हुआ। देखो ये करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें काम होते हैं, काम आते हैं JWST में। FGS, निरिस, मिरी, निरकैम, निरस्पेक्ट। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट JWST। कैमेलियन ट्रोजन। रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है एक पोटेंट वेरिएंट ऑफ द इनफेमस कैमेलियन ट्रोजन मैलवेयर, पोजिंग अ सब्सटेंशियल रिस्क टू एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स। तो याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ट्रोजन वर्ड बहुत बदनाम है वहाँ पर। ये एक तरह का मैलवेयर होता है, या वायरस भी आप इसे कह सकते हैं। देखो, ट्रोजन जो होता है या मेलवेयर जो होता है, वायरस जो होता है, वो हमारे गैजेट में कुछ उसी तरह से नुकसान पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक उस तरह से जैसे हमारे बॉडी में हमें पैरासाइट से नुकसान होता है। जैसे देखो, जो वायरस होता है हमारे बॉडी में आ जाता है, और आने के बाद फिर क्या करता है, तो वो अगर नंबर 1 या 2 के नंबर में आया है, 1 या 2 की संख्या में हमारे बॉडी के अंदर आया है,
तो सबसे पहले वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और वो अपने आप को मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से करता है कि कुछ ही समय में, मुश्किल से 1 या 2 दिन में, वो अपने नंबर को 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन के तक लेकर के चला जाता है। और यही कुछ करता है, ये ट्रोजन वायरस जो होता है, ये भी हमारे फ़ोन के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो ये हमारे फ़ोन में कहीं छुप जाता है, और उसके बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। और मल्टीप्लाई करने में हमारा बहुत सारा जो फ़ोन का अपना मेमोरी, सॉफ्टवेयर का बहुत सारा यूजेज, सब कुछ ये उससे ले लेता है, और हमारा जो फ़ोन है वो अंडर परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है इसका। उसके अलावा ट्रोजन या फिर वायरस या मेलवेयर का ये एक और प्रॉब्लम होता है कि इसे डिज़ाइन किया जाता है, इसको बनाने वाले ने इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि ये हमारे फ़ोन से कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड डिटेल या फिर एटीएम कार्ड डिटेल, वो डिटेल पिन कोड के साथ वो सामने वाले को पहुंचा देता है, जिसने इसे बनाया है, जिसने इसे हमारे फ़ोन में भेजा है, वहां तक पहुंचा देता है। कभी कभी तो हमारे फ़ोन के सारा डाटा को हैक करके, हाईजैक करके, वो किसी तीसरे के पास पहुंचा देता है, फिर वो तीसरा हमें ब्लैकमेल करता है। तो इस तरह से ये जो ट्रोजन है आज के डेट में, मॉडर्न टाइम में बहुत बड़ा हेडेक बनते जा रहा है। उसी चेन में एक और नाम आया है, कैमेलियन ट्रोजन का। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स को अटैक कर रहा है, और एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स अभी बहुत रिस्क में हैं कैमेलियन ट्रोजन के कारण। इट इज़ ए मेलवेयर दैट हैज़ द एबिलिटी टू डिसेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसके पास इतना एबिलिटी है इस मेलवेयर में कि वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी डिसेबल कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के कारण आपका बहुत सारा जो डाटा है, बहुत सारा सर्विसेज है, वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये उसे भी डिसेबल कर सकता है। और आपके फ़ोन से ही वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करके, वो किसी भी तरह का डाटा जो कि सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से वो डाटा आपको मिल सकता था, वो डाटा ये खुद से निकाल कर ये किसी तीसरे को भेज सकता है। इतना ये डेंजरस है। ओके, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक टू स्नीकली एक्सेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये जो ट्रोजन है ये खुद से एक्सेस कर लेगा। आप सोए हुए हैं, रात में स्विच ऑफ कर दिया आपने फ़ोन को, उस समय ये बायोमेट्रिक आपका यूज करेगा, और तरह तरह का इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से एक्सेस करके ये अपने मालिक को भेजता रहेगा। तो इसलिए ये अभी न्यूज में है, ये इतना खतरनाक है। द मेलवेयर स्ट्रेटेजिकली अटैचेज इटसेल्फ टू लेजिटिमेट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गूगल क्रोम या फिर कोई बहुत ही लेजिटिमेट एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा, उसके उस एप्लीकेशन के डाटा में ये मेलवेयर अटैच होके रह जाता है। तो आप इसे क्लीन नहीं कर पाएंगे, जल्दी कोई क्लीनर इसको क्लीन नहीं कर पाता है। ऑपरेटिंग डिस्क्रीटली इन द बैकग्राउंड, आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में ये अपना काम कर रहा होगा। और कैमेलियन ट्रोजन कैन डिसेबल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स, ये सबसे बड़ा इसका यूएसपी है। The malware bundles are reportedly undetectable during runtime, enabling it to outsmart Google Protect alerts and circumvent security software on the compromised device. This stealthy approach allows the Trojan to operate without any worries, evading immediate countermeasures. तो ये जो इसका स्टील्थी अप्रोच है, यानी कि ये छुप कर जो करता है कुछ भी, तो आप इसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये बिना कोई चिंता के, बिना कोई वरी के ये मेलवेयर अपना काम करते रहता है। और आपका जो भी काउंटर मेजर्स होता है, आपने एंटीवायरस भी डाला, या फिर एक होता है गूगल प्रोटेक्ट अलर्ट्स, वो भी इसे पकड़ नहीं पाता है, वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। या फिर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी अगर आपने कोई डाला हुआ है तो उससे भी ये बचा रह जाता है। इट्स मोडस ऑपरेंडी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एंड्रॉयड वर्जन। तो जिस तरह का एंड्रॉयड वर्जन आप यूज करेंगे तो उसका मोडस ऑपरेंडी उसी हिसाब से अलग अलग रहता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये ट्रोजन वर्ड कहाँ से आया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लें कि एक एंशियंट स्टोरी है। पहले आप कभी भी कंप्यूटर में देखते थे, ट्रोजन लिख के जब भी आता था तो एक हॉर्स का पिक्चर आता था, ठीक है। तो एक लंबी सी स्टोरी है इसको लेकर के, मैं शॉर्ट में बस सुना देता हूँ कि ऐसा हुआ था कि दो टेरिटोरी आपस में लड़ाई किया था, टेरिटोरी ए और टेरिटोरी बी। तो टेरिटोरी ए जब बी से लड़ रहा था ना, तो बी के लगभग सारे सोल्जर्स मारे गए। मुश्किल से 10-15 या कह लो कि 50 सोल्जर्स होंगे वो बच गए थे, बाकी सारे सोल्जर्स मारे गए। और टेरिटोरी ए के कुछ सोल्जर्स मारे गए, करीब 10,000 सोल्जर्स थे ही इसके पास, तो ऑब्वियसली विजेता तो ए ही हुआ। तो जिस दिन ए जीत गया ना, तो टेरिटोरी बी में
इन्हें एक बहुत ही बड़ा एक हॉर्स का स्टेचू मिला था, बहुत बड़ा हॉर्स का स्टेचू टेरिटरी ए वाले को मिला, हारे हुए टेरिटरी में। तो इन लोगों ने सोचा कि ये हॉर्स जो है ना, ये इनका एक मास्टरपीस है, एक बहुत ही अच्छा आर्ट है, तो लेके आ जाओ अपने यहाँ। तो टेरिटरी ए वालों ने उस हॉर्स को अपने यहाँ लेकर आ गया ये, और बहुत ही अच्छा जश्न मनाया रात में। और जब जश्न मना रहा था तो इस हॉर्स में एक्चुअली वो 50 सोल्जर्स छुपे हुए थे। तो रात जैसे ही हुआ तो पता नहीं उसके उन सारे के ड्रिंक में किसने जहर मिला दी या फिर क्या हुआ कि वो सारे मारे गए, और जो बच गए किसी तरह से, तो ये 50 उस हॉर्स से निकल कर आए और उसने टेरिटरी ए के सारे सोल्जर्स को मार कर फाइनली टेरिटरी बी वाले जो है कि इसमें विक्ट्री विक्ट्री को प्राप्त किए। तो ये एक स्टोरी है। तो इसलिए ट्रोजन वायरस भी कुछ उसी तरह का काम करता है। आपको कुछ लुभावना लगता है, आप कुछ गलत वेबसाइट्स अपने फ़ोन के द्वारा खोलते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कुछ उसी तरह से जैसे ये हॉर्स ने अट्रैक्ट किया था टेरिटरी ए वाले को। ये हॉर्स का नाम ही ट्रोजन था। तो आपको भी कुछ कुछ वेबसाइट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप अपने ऊपर काबू नहीं रखते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से कुछ इस तरह के ट्रोजन आपके फ़ोन में आते हैं, और आने के बाद फिर वो एक ट्रोजन लेकर आया था, लेकिन वो वहाँ से 1 से 50 हुआ और 50 से 10 हज़ार को मार गिराया। कुछ उसी तरह का हालत आपके फ़ोन के भी साथ ये वायरस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नाम वहाँ से ये अपना लिंक करता है, और यही कारण है कि कंप्यूटर में जब ट्रोजन वर्ड आता था तो वहाँ एक हॉर्स का भी सिंबल आता था। दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट। रिसेंटली रशिया ने जापान को एक स्टर्न वार्निंग इशू किया है, एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स ओवर इट्स डिसीजन टू एक्सपोर्ट पैट्रियट PAC-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। रिसेंटली ऐसा हुआ था कि जापान ने एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो अपने पैट्रियट PAC-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स USA को एक्सपोर्ट करना चाहता है। ये बड़े ही मज़े की बात है। एक्चुअली ये मिसाइल्स USA बनाता है, लेकिन बनाने के बाद फोर्सफुल्ली वो जापान को ये सब बेचता है। जापान खुद से तो कुछ बना नहीं सकता, दैट मीन्स कि वो बना नहीं, लीगली वो नहीं बना सकता। उसने 1952 में सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट साइन कर लिया है USA के साथ। जापान और USA के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि जापान किसी भी तरह का कोई भी आर्मी इक्विपमेंट इकट्ठा नहीं करेगा। जापान का पीस का गारंटी USA के पास है। दैट मीन्स जापान अगर सेना बनाता भी है अपना, तो USA से पूछ के बनाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि जापान और USA एक दूसरे के अपोजिट साइड में थे। फाइनली जापान हार गया था और USA जीत गया था, और जीतने के बाद USA ने एक तरह से यही समझ लो कि जापान को इस तरह से अपने शिकंजे में कसा था कि तुम अपना आर्मी नहीं बना सकता, तुम अपना आर्सेनल नहीं बना सकते हो, तुम्हें मेरे अंडर रहना होगा। तो जापान इस तरह से USA पर डिपेंडेंट है सिक्योरिटी के लिए अपने। हालांकि उसने बहुत सारी कोशिश की है जिससे कि वो अब सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो स्थिति यही है कि USA ही जापान की सिक्योरिटी को देखता है, और USA ने जापान को बहुत सारा पैट्रियट PAC-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स बेचा है, और वो जापान के पास पड़ा हुआ है ढेर सारा। तो जापान ने सोचा कि कुछ अगर ये वापस अमेरिका को बेच दिया जाए तो कुछ पैसे आ जाएं, क्योंकि जापान को ज़बरदस्ती बहुत सारा जो वेपन्स है वो अमेरिका से ख़रीदना पड़ता है। अमेरिका कहता है खरीदो, तुम्हें रशिया से प्रॉब्लम है, तुम्हें चाइना से प्रॉब्लम है, तुम्हें नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम है, सो खरीदो। तो जापान भी ये सब खरीदता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द सम, बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल पूरा चेन है। मैं उसमें से बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बस करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो जैसे ही जापान ने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि कुछ PAC-3 को मैं वापस से USA को सेल कर दूं, तो रसिया ने कहा कि ऐसा क्यों बोलते हो, तुम USA को बेचने वाले हो कि एक्चुअली तुम यूक्रेन को बेचने वाले हो। और बात भी सही है, वो USA को नहीं जाएगा, वो सीधे यूक्रेन को जाएगा, और यूक्रेन से भी लड़ाई चल रहा है रशिया का। तो रशिया का इस बात पर भड़कना बिल्कुल वाजिब है। तो रशिया भड़का, उसने स्टर्न वार्निंग इशू कर दिया है जापान को। अबाउट पैट्रियट PAC-3 अगर देखें हम, तो ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसमें 3 व्हीकल होते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 3 व्हीकल है। पहला जो होता है उसका काम होता है डिटेक्शन का, तो मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे रडार। इसमें रडार लगा हुआ है और ये सर्च करते रहता है आसमान में। तो 100 किलोमीटर के रेंज तक ये आसमान में सर्च कर लेता है कि कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा है। जैसे ही मिसाइल आ रहा है तो वो फिर इंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन को भेजता है अपना सिग्नल। तीनों तीनों का तीनों जो गाड़ी है, ट्रक है, तीनों एक ही साथ होते हैं।
तो पहला वाला डिटेक्शन करता है, दूसरे को सिग्नल भेजता है, ये है इंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन। और ये सिक्योर करता है, इंश्योर करता है कि बिल्कुल बिल्कुल मिसाइल आ रहा है। तो फिर ये अपना सिग्नल भेजता है लॉन्चर को, और लॉन्चर को पूरा पूरा टारगेट भी दे देता है कि इस जगह से टारगेट यहाँ है, टारगेट मिसाइल है। तो टारगेट मिसाइल को लॉक किया जाता है पहले, और फिर एक मिसाइल यहाँ से फायर किया जाता है। और ये मिसाइल जो होता है इसमें ज़्यादा कुछ बॉम्ब वगैरह बारूद वगैरह नहीं होता है, बस ये भारी सा एक मिसाइल होता है, और ये जाता है, और जाते साथ ही फ्लाइट करके, और ये लॉक होता है। ये टारगेट मिसाइल जिस भी तरफ जाएगा, तो ये जो लॉन्चर ने मिसाइल दागा है ये भी उसको ढूंढ कर हवा में मार गिराएगा। और इस तरह से जो मिसाइल आ रहा था टेरिटोरी पर, जिस टेरिटोरी में ये पेट्रियट PAC-3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, उस टेरिटोरी में ये मिसाइल नहीं गिरेगा, उसे हवा में ही मारकर ख़त्म कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द होल टेक्नोलॉजी, the phased array tracking to intercept of target. This is a full form of Patriot. Patriot is an acronym. Advanced Capability 3, PAC-3 program is a surface to air defense guided missile system with all weather capabilities. It has been built by Raytheon Technologies Corp and is considered one of the most advanced air defense systems in the US arsenal. तो यूएस के आर्सेनल में ये सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये 2001 में आर्मी में सर्विस में इसे डाला गया था, बाद में फिर इसे यूएस एयरफोर्स ने 2003 में अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया था। इट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, जापान, कुवैत, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कतर, रोमानिया, साउथ कोरिया, स्वीडन, ताइवान एंड द UAE। यहाँ यूक्रेन भी लिखना था, यूक्रेन भी है। इट इज़ डिजाइन टू काउंटर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स। रिसेंटली कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अपने स्टडी में पाया कि जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान के साइड से इंडिया में आकर कुछ अटैक किया करते थे, उन्होंने बीते साल अपने ट्रैक को चेंज कर लिया है। दे हैव चेंज ट्रैक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन्फ्लिक्टेड मोर कैजुअलिटीज ऑन द आर्मी कंपेयर टू द अदर सिक्योरिटी विंग्स। जैसे पहले क्या होता था कि CRPF के जवानों पर अक्सर वार होता था, उन पर अटैक होता था, लेकिन ये जो बीते साल एक ट्रेंड जो बदला है उन लोगों का, मिलिटेंट्स ने अपना एक ट्रेंड बदला है कि वो डायरेक्ट आर्मी पर अटैक ज़्यादा कर रहे हैं। और इस तरह से पीर पंजाल वैली जो है, जो लोअर हिमालय में जो पीर पंजाल रेंज है उसे सटा हुआ होता है पीर पंजाल वैली, तो उसे एक नया बैटल ग्राउंड बना दिया है। पहले क्या होता था कि ये श्रीनगर या फिर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बाल्तिस्तान के तरफ से ज़्यादा अटैक आता था, तो वो एक अलग होता था सिनेरियो। वहाँ पर CRPF के जवान पोस्टेड हुआ करते थे, या ITBF के, कभी कभी ITBP के पुलिस, या फिर इस तरह से टाइम टाइम पर यहाँ पर अलग अलग सोल्जर्स को डेपुटेशन पर रखा जाता है। लेकिन ये बीते एक साल में ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो पीर पंजाल वैली के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो पीर पंजाल रेंज जो है, पीर पंजाल रेंज, वो एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, और वो लोअर हिमालयाज में एक्सटेंड करता है। तो अगर आप इसे मैप में देखना चाहें तो मैप में कुछ इस तरह से दिखेगा, और वो इंडिया से शुरू हो करके पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद तक एक्सटेंड करता है। ओके। और एक पिक्चर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे इस स्टडी को लेकर के, कि ये जो आप मैप देखते हैं ना, जनरली जम्मू कश्मीर का मैप जब हम बनाते हैं तो ये इस तरफ का मैप होता है। थोड़ा सा आप कोरिलेट करो, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये वाले लाइन, ये वाला लाइन आपका ये वाला ग्रीन के, ठीक है, ये बॉर्डर है। एक्चुअली हमारे पास ये इतना नहीं है। ये जो रेड कलर का लाइन है ना, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इस रेड कलर के लाइन के ईस्ट साइड में इंडिया का पूरा एरिया पड़ रहा है अभी, और वेस्ट साइड में पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। तो अब जो नया अटैक शुरू हुआ है, तो ये पुंछ से राजौरी सेक्टर में ज़्यादा अब अटैक होना शुरू हो गया है। पहले क्या था कि ये कुपवाड़ा या फिर इस तरह से बांदीऔर के तरफ से अटैक होता था, करगिल आपको पता होना चाहिए। तो ये गिलगित बाल्तिस्तान का जो एरिया है नॉर्थ साइड में, ठीक है ना, तो इस तरफ से ज़्यादा अटैक आ रहा था। लेकिन अब जो नया एक ट्रेंड आतंकवादियों ने शुरू किया है, तो वहाँ हम देख पा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक अपनी कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक इस तरफ से करता है, अ, राजौरी या फिर पुंछ की तरफ से, जिसमें कि आर्मी पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर रहा है। एक पिक्चर आपको यहाँ दिख भी रहा होगा जिसमें कि कुछ टेररिस्ट के ठिकानों पर अटैक भी किया गया था।
लर्न सम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू पीर पंजाल वैली। देखो, पीर पंजाल रेंज जो है वो एक माउंटेन रेंज है इन द नदर्न इंडियन हिमालयाज, और इसे आप लोअर हिमालयाज में भी याद रखना कि ये लोअर हिमालयाज का एक रेंज है। इट स्टार्ट्स इन रामबान एंड एक्सटेंड्स वेस्टवर्ड इन द साउथ ऑफ जम्मू कश्मीर, ओके, टू द लास्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट अभी पीओके में तो है तो हमारा, लेकिन अभी कंट्रोल में पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इट इज़ राइजिंग शार्पली टू एन एवरेज एलिवेशन ऑफ मोर देन 13,000 फीट, 4,000 मीटर्स, तो 4,000 मीटर्स तक का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत ही शार्प माउंटेन है, यहाँ का पीर पंजाल रेंज का जो माउंटेन है बहुत ही शार्प है। तो ऊपर चढ़ाई कर इसे पार करना तो समझ लो कि इम्पॉसिबल के बराबर है। तो जो भी यहाँ पर आना जाना होता था, तो हिस्टोरिकली ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। यहाँ पर 6 हिस्टोरिकल पासेस जो आपको पता होने चाहिए कि पीर पंजाल रेंज में 6 हिस्टोरिकल पास है। पहला तो पीर पंजाल पास ही आप याद रखना, हाजीपुर पास, गुलाबगढ़ पास, बनिहाल पास, बैरम गाला पास एंड रतन पीर पास। ये 6 पास आपको पता रहना चाहिए, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, बैरम गाला पास, रतन पीर पास, गुलाबगढ़ पास, हाजीपुर पास। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और इसके अलावा एक जोग्राफिकल फैक्ट आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो पीर पंजाल रेंज है वो हिमालय से किस जगह सेपरेट होता है, हिमालय से किस जगह वो अलग होता है। तो हिमालय से पीर पंजाल रेंज के सेपरेट होने का एक जगह है बैंक ऑफ द सतलज रिवर पर, ये हिमालय से खुद को सेपरेट करता है। और पीर पंजाल रेंज से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पीर पंजाल रेंज एक डिवाइड क्रिएट करता है बिटवीन द रिवर्स व्यास एंड रावी ऑन वन साइड एंड चेनाब ऑन द अदर साइड। तो एक साइड ब्यास और रावी रहता है, बीच में ये पीर पंजाल रेंज है, और इस तरफ फिर चेनाब रिवर आपका निकल रहा है। तो ये सारा फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द माउंटेन रेंज creates a divide between the river ब्यास एंड रावी ऑन वन साइड एंड द चेनाब ऑन द अदर साइड, तो आपका आंसर एकदम होगा पीर पंजाल रेंज। सेपरेट्स जम्मू हिल्स टू द साउथ फ्रॉम द वेल ऑफ कश्मीर बियॉन्ड विच लाई द ग्रेट हिमालयाज, ओके। इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करें तो डियो तिब्बा 6,000 मीटर का ये हाइट रखता है, डियो तिब्बा ये इंपॉर्टेंट पीक है पीर पंजाल रेंज का। एंड इंद्रासन 6,221 मीटर आर द टू इम्पॉर्टेंट पीक्स एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द माउंटेन रेंज, ओके। तो दिस वाज सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पीर पंजाल वैली। रिसेंटली मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में ग्रे फ्रैंकोलिन को ऑब्जर्व किया गया है। ग्रे फ्रैंकोलिन का साइंटिफिक नेम है ऑर्टिगोर्निस पॉन्डिसेरेनियस। ये एक ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है, नॉन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कॉल्स एंड क्रिप्टिक प्लमेज। They are carnivores and herbivores, basically granivorous. They often inhabit open plains, bare or low grass covered ground in scrub and open country. तो बेसिकली ये जहाँ छोटे छोटे घास होते हैं वहाँ ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फाउंड इन वेस्ट ओपन कल्टिवेटेड लैंड्स, जहाँ खेती होता है वो पूरा ओपन होता है, वहाँ भी ये खूब पाया जाता है। स्क्रब फॉरेस्ट एंड आर रेयरली फाउंड अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल इन इंडिया। तो ये ज़्यादा ऊपर जाकर नहीं उड़ता है, 500 मीटर तक जा सकता है, उससे ऊपर ये नहीं जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह ये पाया जाता है और ईरान में भी पाया जाता है। और हिमालय के फुट हिल्स यानी तराई रीजन की बात करें तो वहाँ पर वेस्टवर्ड्स इंडस वैली तक ये पाया जाता है एंड ईस्टवर्ड्स बंगाल तक ये पाया जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न श्रीलंका। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट संजय गांधी नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो नोन एज बोरीवली नेशनल पार्क। IUCN कैटेगरी इसका 2 है। महाराष्ट्र के मुंबई में ये लोकेटेड है और एरिया है इसका 87 किलोमीटर स्क्वायर, इस्टेब्लिश इन 1996। 2 मिलियन विजिटर्स ने इसे विजिट किया था 2004 में। करंटली डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। गवर्निंग बॉडी है MOEFCC। सो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रे फ्रैंकोलिन। Recently, under the provisions of PMLA 2002, PMLA means प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर कुछ 9 कंपनीज को, 9 डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज को शो कॉज नोटिस इशू किया गया है फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की तरफ से। तो जानेंगे हम कि सबसे पहले यहाँ ये देखना है हमें कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स VDASPs आखिर ये होता क्या है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट
वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है? रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर और टोकन not being Indian currency or foreign currency generated through cryptographic means and blockchain technologies। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे बिटकॉइन है, ये क्या है अपने आप में? तो एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि क्रिप्टोग्राफिक तरीके से इसे बनाया गया है। ये किसी भी कंट्री का करेंसी नहीं है, ना ही ये इंडियन करेंसी है। तो क्या इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली and its definition specifically includes a non-fungible token or any other token of similar nature by whatever name is called। तो ये होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और 9 ऐसे कंपनी जो इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते थे, लोगों को ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बेचा करते थे या खरीदा करते थे, उनके खिलाफ फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सो कॉज नोटिस इशू किया है। तो अब हमें ये देखना है कि फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आखिर है क्या इंडिया में। सबसे पहले तो इसे 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये देश में हो रहे किसी भी तरह के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और उनके पैटर्न पर पूरी तरह से नज़र रखता है। अगर उसे शक होता है तो वो उस पर अपना एनालिसिस करता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द फिनेंस मिनिस्टर। तो डायरेक्ट फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के अंडर ये एक यूनिट है, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या है इसका? तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली जितने भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हों या क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हों या रिपोर्ट्स ऑन परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हो फ्रॉम वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज़, ये सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना कि उन ट्रांजैक्शंस का क्या पैटर्न है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दे शेयर इंफॉर्मेशन विद नेशनल इंटेलिजेंस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड फॉरेन फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से ये सब कुछ शेयर करता है। एक्ट एज सेंट्रल रिपोजिटरी, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन नेशनल डाटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटीज़। हमने कल के क्लास में देखा था कि फेमा क्या होता है, और फेमा से आप समझ गए होंगे कि फेमा से कहीं ना कहीं ये लिंक हो जाता है FIUIND, क्योंकि जब ये अपना इंफॉर्मेशन एनालिसिस कर लेता है तो ये कहाँ शेयर करेगा? तो मैंने अभी तुरंत कहा कि नेशनल इंटेलिजेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो उसमें एक फेमा भी आपका आएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, दे कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थ्रू एन इफेक्टिव नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल नेटवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड क्राइम को रोकना, उसे प्रिवेंट करना। रिसर्च एंड एनालिसिस, monitor and identify strategic key areas on money laundering trends, typologies and developments। two important terms। फिनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट आखिर क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के अंडर काम करता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या जाती है कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये क्या है, या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है? तो आप सब पहले से जानते हैं कि जो क्रिप्टोजेनिक तरीके से प्रोड्यूस करेंसी हैं, वो सब अपने आप में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं। करेंसी भी कह सकते हैं आप, टोकन्स भी कह सकते हैं आप, चाहे जो भी उसे कहें, तो वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में लोकेटेड सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हु इज श्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन दिस रीजन। तो सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन अब होना है, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो हमें थोड़ा सा फैक्ट जानना चाहिए सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो इट इज़ लोकेटेड इन द महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, जहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जून 1987। बॉर्डर की बात करें अगर, तो नदर्न साइड में नेपाल के साथ शेयर करता हुआ इंटरनेशनल बाउंड्री है, एंड ईस्टर्न बॉर्डर इज बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर वेजिटेशन की बात करें, द वेजिटेशन ऑफ दिस एरिया इज ऑफ नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप रिवर्स। इट इज ड्रेन्ड बाय द ग्रेट गंडक, द लिटिल गंडक, प्यास एंड रोहिन रिवर्स। Flora, nearly 75% of the area consists of sal forest, and other humid areas are covered with jamun, gutal, simal,
khair trees, etc. Lower region of the sanctuary, which is waterlogged during rains, consists of grasslands and patches of cane forest. फौना की बात करें तो यहाँ जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिवेट, लंगूर, लियोपार्ड, टाइगर यहाँ पाए जाते हैं. द एवी फौना इज वेरिड विद लिटिल कॉर्मोरेंट, स्नैक बर्ड, ब्राह्मिनी डक, कॉमन टील, लिटिल एग्रेट, cattle egret, paddy bird, etc. So this was some information about Swahagi Barwa Wildlife Sanctuary because it was in news. Recently researchers ने एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक सॉइल डेवलप किया है that was found to increase the growth of barley seedlings by 50% in a new study. तो ई सॉइल आखिर होता क्या है? तो इट इज़ अ लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट. तो यहाँ सब्सटेंस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सबस्ट्रेट लिखा हुआ है. तो एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ आपको, वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट सबस्ट्रेट. तो देखो, सबस्ट्रेट इज विच अनदर सब्सटेंस, ए सब्सटेंस टू विच अनदर सब्सटेंस इज अप्लाइड, वी कॉल इट एज अ सबस्ट्रेट. Different sciences have different definitions for it. It is a molecule for a substance that conducts a chemical reaction under the influence of catalyst and an enzyme or an inhibitor in chemistry. Basically, substrate उसको कहा जाता है जो एक ऐसा molecule होता है on which an enzyme functions in biochemistry. Chemical processes involving the substrates are catalyzed by enzymes. तो बेसिकली आप सबस्ट्रेट के बारे में इतना कुछ जान लें तो ठीक है. ई सॉइल क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट्स, हाइड्रोपोनिक आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर प्लांट को सॉइल नहीं दिया जाता है बल्कि उसे पानी में उगाया जाता है. ठीक है, प्लांट को क्या किया जाता है कि बस इस तरह से एक पाइप के ऊपर, जो सीवेज पाइप होता है, उसमें होल करके यहाँ प्लांट लगा दिया जाता है. यूट्यूब पर आजकल खूब वीडियो आते हैं इसके. हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके बहुत सारे लोग अपने टेरेस पर बहुत सारे सब्जी फल वगैरह उपजा लेते हैं. तो यहाँ इसके जड़ जो होते हैं बस पानी में डूबा होता है और ये रनिंग वाटर होता है, और इस रनिंग वाटर में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं और उन्हीं केमिकल्स से न्यूट्रिएंट्स लेकर ये प्लांट यहाँ ग्रो करता है. यहाँ सॉइल नहीं होता है इनके रूट्स के पास. तो इस तरह का जो फार्मिंग होता है उसी को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं. तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि इन हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट्स ई सॉइल इज अ लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट दैट कैन इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट द रूट सिस्टम एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स. सो लिसन केयरफुली. देखो, हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का, उसे सॉइल नहीं मिलता है, वहाँ वाटर और कुछ ऐसा सबस्ट्रेट होता है जो उसे स्टिमुलेट करता है, जिससे कि उसके ग्रोथ में कुछ डेवलपमेंट आता है, कुछ ग्रोथ होता है उसका. ठीक है, तो ये जो ई सॉइल होगा ना, ये उसे इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करेगा कि जल्द से जल्द प्लांट में ग्रोथ हो पाए. और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है एंड बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज एंड अ कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड पेडॉट. तो याद रखना, इसे जो बनाया गया है सेल्यूलोज और एक कंडक्टिव पॉलीमर पेडॉट से बनाया गया है. पहले जो हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट्स के लिए कुछ ऐसे केमिकल बनाए जाते थे तो वो कुछ ऐसे होते थे जो सेफ़ नहीं होते थे इन्वायरमेंट के लिए, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे. लेकिन ये जो पेडॉट या पी डॉट जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो पेडॉट और सेल्यूलोज से बना हुआ जो ये सबस्ट्रेट है जिसे ई सॉइल हम कह रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है और इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, और यहाँ एनर्जी और रिसोर्स का भी बहुत ही मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है. ई सॉइल काम कैसे करता है? तो ऐसा है कि एक रिसर्च में पाया गया कि जब एक बार्ली के रूट्स को डाला गया था हाइड्रोपोनिक सिस्टम में और वहाँ ई सॉइल यूज किया गया, तो देखा गया कि वहाँ 50% इंक्रीज आया है. अगर आप कंपेयर करें जो नॉर्मल पहले से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हो रहा था उसमें जितना ग्रोथ आता था, उससे 50% इंक्रीज देखा गया है जब ई सॉइल का यूज किया गया था. And after this development of e-soil, there is infinite scope and possibilities in the field of hydroponic farming. देखो, हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट को मिट्टी के बिना उपजाया जाता है, विदाउट सॉइल इसका प्रोडक्शन किया जाता है, रिक्वायरिंग ओनली वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्ट्रेट समथिंग फॉर देयर रूट्स टू अटैच टू. और यहाँ ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का यूज करके कुछ ऐसे भी फार्मिंग किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता है प्लांट्स का, कुछ ऐसा भी प्रोडक्शन हो सकता है विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ कन्वेंशनल फार्मिंग. कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग से नहीं किया जा सकता है, वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से हो जाता है. बिकॉज जो रनिंग वाटर होता है ना,
वहाँ से प्लांट बिल्कुल जितना जितना न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए रूट्स को, वो अच्छे से उससे एक्सट्रैक्ट कर पाता है, उससे ले पाता है। एग्जैक्टली वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले पाता है जो उसे चाहिए, क्योंकि वहाँ रनिंग वाटर होता है और रनिंग वाटर में ठीक ठाक न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो अब ये जो ई सॉइल का डेवलपमेंट हो गया है, तो माना जाता है कि अब इस फील्ड में स्कोप बहुत बढ़ गया है, एंड मे बी इन द फ्यूचर, नियर बाय फ्यूचर, ई सॉइल का हमें और ज़्यादा रिसर्च के बारे में पढ़ने को मिले, या फिर इसके कारण और भी कुछ एडवांसमेंट अचीवमेंट्स फार्मिंग के सेक्टर में हमें देखने को मिले। ओके, दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली सार्डाइन फिश वाज इन न्यूज। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज आप यहाँ देख रहे हैं। बिकॉज अ रेयर फेनोमिनन नॉन एज सार्डाइन रन वॉज ऑब्जर्व नियर अ बीच इन गोवा. Thousands of sardine fish have been surfacing near a beach in Goa for the past few days, and experts said it's a rare phenomenon known as sardine run. कहा जाता है कि a drop or rise in sea surface temperature can induce migration of sardines in higher numbers, and sometimes they get trapped in shallow waters. We are concerned with this news because it can be a result of a drop or rise in sea surface temperature. तो sea surface temperature में एक drop या rise के कारण अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा तो worrisome subject हो जाता है। इसके अलावा shallow waters की जहाँ बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सी का जो निचला लेवल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऊपर उठते उठते तब यहाँ ज़मीन आता है। तो ज़मीन यानी कि लैंड यहाँ है और यहाँ से सी शुरू हो जाता है। तो शुरू में तो ये इस तरह से होता है, वाटर लेवल यहाँ होता है। तो ये जो इस जगह का एरिया है जहाँ वाटर लेवल बहुत ही कम डेप्थ रखता है, यहाँ गहराई बहुत कम है सी की, तो इसी को कहा जाता है शैलो वाटर। तो यहाँ आकर के कभी कभी फ़िश ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ आते हैं, और ये फ़िश का अगर हैबिट है कि बहुत ही डेप्थ में स्विम करने का, तो ये नीचे जाकर बार बार टकरा जाएंगे, बार बार ज़मीन से टकरा जाएंगे, जो सी का निचला सरफेस है उससे जाकर के टकरा जाएंगे और यहाँ ट्रैप होकर रह जाएंगे। इसलिए बीच पर ये ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और ठीक है, तो ड्रॉप और राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। इसके अलावा सर्डाइन फिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। इट बिलोंग्स टू द हेरिंग फैमिली क्लूपिडाई। और हैबिटेट कहाँ है इसका, तो साल्ट वाटर ओशियन सीज एंड अदर बॉडीज वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस, मेडिटरेनियन सी, इंडियन ओशियन एंड द वाटर्स अराउंड साउथ अमेरिका। Small, slivery, elongated fishes with a single short dorsal fin, no lateral line, no scales on the head. Migrate along the coast and feeding on plankton. ये plankton खा करके जिंदा रहते हैं. Excellent source of omega-3 fatty acids which promote our heart health. So this was some facts about sardine fish. Recently, Neora Valley National Park was in news because the fresh image of a Royal Bengal tiger. ये जो image है वही fresh image की बात हो रही है. Taken via trap cameras at the Neora Valley National Park in the hills of West Bengal, has confirmed the presence of the big cats at an altitude of 10,509 feet above the sea level. तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 से ही इंडिया, भूटान एंड नेपाल, ये तीनों हाई हिली एरियाज में टाइगर्स के नंबर को काउंट कर रहे हैं, स्पेशली काउंट कर रहे हैं। उनके ऊपर विशेष ध्यान है कि आखिर हाई हिल्स पर कितने टाइगर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एंड फॉर दैट रीजन हम हाल के करंट अफेयर्स की बात करें तो बार बार हमें ऐसा मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइगर्स को देखा गया है, या फिर सिक्किम में कुछ टाइगर्स को कुछ हाइट पर देखा गया है। तो वो देखने के पीछे, वो करंट अफेयर्स में आने का कारण यही है कि 2019 से ही हम हाई हिली एरियाज में टाइगर्स के नंबर को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं न्योरा वैली नेशनल पार्क की। तो इट इज़ लोकेटेड इन द Kalimpong district of West Bengal, one of the richest biological zones in the entire northeast. Boundaries की बात करें तो it is contiguous with Sikkim and Bhutan, and its northern and northeastern boundaries respectively links with the Pongalakha Wildlife Sanctuary in Sikkim and the Tursa Strict Reserve of Bhutan. तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बॉर्डर एरिया वाला ये नेशनल पार्क है। और यहाँ अगर फ्लोरा फाउना की बात करो तो उसमें भी ये बहुत रिच है। फ्लोरा की बात करें तो रोडेंड्रॉन ट्रीज़ यहाँ पर बहुत देखे जाते हैं, बैम्बू, ओक, फर्न्स, साल, ईटीसी। फाउना की बात करें तो रेड पैंडा, हिमालयन तार, हिमालयन ब्लैक बेयर, सांभर, बार्किंग डियर, शेरो, गोरल, होल एंड गौर, ईटीसी। वेजिटेशन की बात करें, ड्राई मिक्स्ड फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलता है, वेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, लॉरासियस फॉरेस्ट, बाक ऑक फॉरेस्ट, हाई लेवल ओक फॉरेस्ट,
कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड हिमालयाज मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलता है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्क इज रशेला पास। रशेला पास इट consists of the characteristics of all three subregions, namely Himalayan mountain system, Indian peninsular subregion, and the Malayan subregion. So that's why it is very rich in its characteristics. The southern boundaries of the park are adjoining to the forests of Jalpaiguri district, which have connectivity with the Chapramari Wildlife Sanctuary and the Gorumara National Park. Four habitat types are recognized, which subtropical mixed broadleaf forest, lower temperate evergreen forest, upper temperate mixed broadleaf forest, and a rhododendron forest. So that's why it is very rich in flora, fauna, and vegetation. So it is so much important, and congratulations, यहाँ 10,509 फीट पर भी इस तरह से टाइगर के कुछ नंबर्स को ऑब्जर्व किया गया है. So that's all for today, guys. Thanks for watching. But before going, I want to say that your any kind of interaction give us a great energy. Your like, comment, share और सब्सक्राइब, ये सब कुछ हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग.